बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उभरता पाकिस्तान विद साइमा कामरान लेकर आया है इस हफ्ते भी एक अजीम शान मेहमान। वो मेहमान मुमताज माहिर तालीम तो हैं ही, मुहक्किक भी हैं, नक़ाद भी हैं और उर्दू और पंजाबी के बहुत मशहूर शायर भी हैं। इवन वो सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं। ठीक है, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा कारनामा है ना, वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में उन्होंने चेयरमैन शोबा पाकिस्तानी जबानों का एक शोबा खोला, वो उसके बानी है। उसके हवाले से जब मैं उनको देखती हूँ तो मैंने आज उनके ऊपर एक शेर लिखा कि तफर्रुकों को कलम से मिटा गया एक शख्स, तफर्रुकों को कलम से मिटा गया एक शख्स, हर एक जबान से रिश्ता बना गया एक शख्स। जनाब तशरीफ लाते हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब साइमा कामरान साहिबा। सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमारे लिए ये बाइस सद इफ्तिखार है कि आपने हमें ये इज्जत बख्शी कि आपने हमें इतने माशाल्लाह आपको मुतहर्रिक शख्सियत है, उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा। और मैंने जिस तरह का शेर आप पे पढ़ा शायद आपने सुना हो, और मुझे मेरे दिल से दुआ निकली आपके लिए कि जब आपने, मैं आपका सीवी पढ़ रही थी, प्रोफाइल है उसमें कि आपने आप बानी हैं पाकिस्तानी जबानों को इकट्ठा करने के और उनको जो है अहमियत देने की तमाम। सर, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये ख्याल आपको कैसे आया? हाँ, ये ख्याल ऐसे आया कि मैं जब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आया तो मैं आया था एज ए चेयरमैन उर्दू व पाकिस्तानी जुबानें, एक शोबा था। उर्दू में एमफिल हो रहा था वहाँ, और इतना काम था एमफिल का, उर्दू का ही, फिर पीएचडी शुरू करानी थी, एमए शुरू करानी थी। और उस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ही एमफिल उर्दू हो रहा था, बाकी अभी शुरू नहीं हुआ था। तो मुझे अंदाजा हुआ कि पाकिस्तानी जुबानों का काम नहीं हो सकता। फिर मैंने वो अलग शोबा बनाया 99 में, और मकसद उसका ये था बुनियादी कि जब कोई एमए पश्तो करता है तो पख्तूनिस्तान वाले उसके इर्द गिर्द हो जाते हैं, जब कोई एमए पंजाबी करता है तो ग्रेटर पंजाब वाले उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, जब कोई एमए बलोची करता है तो वो ग्रेटर बलूचिस्तान वाले उसे वो करते हैं, और जब कोई एमए सराइकी करता है तो सराइकिस्तान का लफ्ज। तो ये एक बिखरे हुए, इनको कोई मंजिल दी नहीं गई बुनियादी तौर पर, और सिर्फ ये सिंगल समझाया गया है कि मसलन कि अगर कोई एमए पश्तो करने के बाद ये सोचता है कि रहमान बाबा सबसे बड़े दुनिया के शायर थे, और ठीक सोचता है, जब तक वो बुल्ले शाह को या शाह लतीफ बिटाई को या सचल सरबस को नहीं पढ़ता, जब वो इनको पढ़ता है तो फिर उसे कंपैरिजन एक तरह का मिल जाता है। तो ये मकसद था कि इनको सबको एक सच्चा पाकिस्तानी, ट्रू पाकिस्तानी भी बनाया जाए, और उसके साथ साथ इनके अंदर नॉलेज भी ज्यादा हो, सिर्फ एक सूबे तक महदूद ना हो, चारों सूबों को पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी बने। तो बेहमदुल्ला वो हमने कोई 18 जुबानें थी, शुमाली पाकिस्तान की जुबानें भी, जिनको हमने इकट्ठा किया, और एक ही छत के नीचे तमाम जुबानें बोलने वाले जो हैं वो एमफिल कर रहे थे, और विद स्पेशलाइजेशन ऑफ देयर मदर लैंग्वेज। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत अच्छा, फिर पीएचडी भी चल पड़ी, दोनों हो रही। यही तो मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में शायर, मुहक्किक, नक्काद तो आते ही हैं, लेकिन ऐसी सोच रखने वाला इंसान, ऐसी शख्सियत पहली दफा आई। इसलिए मैंने सबसे पहले आपका ये तारुफ जो है वो अपने सामीन को करवाया, क्योंकि अपने लिए देखिए, मुहक्किक भी आप अपने लिए हैं, नक्काद भी आप अपने लिए हैं, शायर भी आप अपने लिए हैं, लेकिन ये काम जो है ये सदका जारी है, ये सदका जारी है मुल्क और मिल्लत के लिए। तो ये सोचना हमारे सीनियर्स ने छोड़ दिया था, बल्कि अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इस तरह का स्टेप ले सके जिस तरह के आपने बोल्ड स्टेप लिया। आई सैल्यूट यू, और जज्बा न्यूज चैनल आपको सैल्यूट करता है कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, और मैं दिल से आपकी जो है वो मद्दाह हो गई हूँ। सच्ची बात है, पहले भी थी, मैं मुशायरों में तो आपको देखती रहती थी, लेकिन इस तरह मैंने भी आपके साथ पढ़े हैं मुशायरे। तो माशाल्लाह आपकी जनाब, सुना है आपकी 27वीं सालगिरह हुई है पिछले महीने।
یہ آپ نے وہ خواتین والی شاید بات کر دی ہے کہ وہ ہر سال نئی سالگرہ منائیں لیکن 19ویں ہی منائیں. میں ماشاء جی اللہ سر 72 سال کا ہو گیا ہوں. ہاں. نہیں سر ایسے تو مت کہیں. اب آپ میں نے پڑھا تھا سر 7 کو ادھر ادھر کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ 72 سال کے ہو گئے. آپ لگتے تو 27 سال کے ہیں اور آپ کی باتیں بھی 27 سال والے لڑکے کی ہیں تو ہم تو نہیں مانتے ابھی. اس- اور اچھا جی اچھا یہ ایک عجیب آپ کی بات سے بات. زبیر جعفری صاحب پیرو مرشد ہوں بہت ہوں آخری عمر تک بھی وہ زندہ دل تھے. ہوں تو جب امریکہ ہوں میں وہ آخری عمر میں بھولنے لگے اور ہاسپٹل لے گئے اور 1 مہینے ہوں کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تو ڈاکٹروں ہوں نے ان کے بیٹے کو احتشام کو بتایا کہ یہ ہوں ان کا وہ برین کا سکین کیا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہوں 3/4 برین ختم ہو چکا ہے, تھوڑا سا رہتا ہے, یہ چند دنوں میں یہ بھی ختم ہو جائے گا جو اس کو او کینسر تھا. لیکن وہ ہوں ڈاکٹر نے کہا کہ حیرت کی بات ہے کہ اتنے عمر ہونے کے باوجود ان کا جو تھوڑا ہوں سا دماغ کا حصہ باقی ہے وہ بالکل ہوں 18-19 سال کے نوجوان کا. تو او یہ میڈیکلی یعنی ایک چیز مجھے لگی. اب بطول قاسمی صاحب ہیں ماشاءاللہ ایج کے اچھے خاصے 77, لیکن ان کی ابھی بھی ہوں وہ بچہ جو ہے ان کے اندر کا وہ بالکل وہی ہوں 16 سال کی نوجوان کی باتیں ہیں. تو یہ بس اللہ کی دین ہے. تو سر ابھی تک آپ کا دل چاہتا ہے سیٹی بجائیں؟ نہیں ایسا نہیں دل چاہتا. میں نے جوانی میں بھی نہیں بجائی, اب کیا بجائے ریئلی سیٹیاں. تو آپ نے جوانی سیٹیاں کیا بجا. بتائی سر؟ تو ہاں آپ نے جوانی کیا بتائی؟ ہاں، جوانی میں میرے شوق اور تھے. میں اچھا ہنٹر تھا, شکاریات کا شوق تھا, سوئمنگ کا شوق تھا, آوارہ گردی کا شوق تھا, بہت شوق تھے. تاریخ کی کتابیں اچھا پڑھنے کا شوق تھا. ادیب تو تھوڑا اچھا بہت تھا ہی میں, لیکن بعد میں جا کے میں پراپر ادیب بنا, بہت سی ٹامک ٹوئیاں اچھا چلاتے ہوئے. صحیح. تو تو یہ سر تھا. یہ آپ کے خاندان میں تھی کوئی ایسی ادبی شخصیت یا آپ کس سے متاثر ہو ہاں کر آپ نے اس طرف آئے؟ ہاں نہیں نہیں, خاندان میں ایز سچ تو نہیں تھی. والد صاحب میرے ملٹری پولیس میں تھے, اور آپ سمجھتے ہو کہ ایک ملٹری اور پولیس دو بادشاہ, تو گھر میں ایک خاص ڈسپلن تھا. یعنی خالی ملٹری ہی نہیں قابو تو پولیس بھی ساتھ ہو, ملٹری پولیس ہے تو گھر کیسی میں مطلب بڑا کس اچھا طرح؟ ڈسپلن. ہاں. اچھا تو پھر پھر یہ تھا کہ والد صاحب ویسے پڑھے لکھے تھے, لیکن ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے زبیر جعفری صاحب کے ایک نانا تھے, کھنیارا ہوں شریف میں وہ دفن ہے, تو زبیر ہوں جعفری صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے نانا کی طرف سے یہ ودیت ہوں ہوئی ہے جو تخلیق ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے اپنے پورے خاندان کو دیکھتے ہوئے کہ مجھے نانی کی طرف سے کہ ان کے اندر ایک تھا بہت علمی پن بھی تھا, اور لوگوں کی خدمت کرنا بھی, اور سارا تو پورا گاؤں انہیں اچھا بھوا جی کہتا تھا. تو شاید وہاں ہوں سے یہ. لیکن پھر بعد میں یہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا تھا. آپ یقین کریں کہ جو میں شعر ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں, یہ 3ری 4تھی کا انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے والا بچہ کیا یہ یاد رکھ ہوں سکتا ہے کہ درمیان قاری دریا تختہ بندم کرتا ہی, باز بھی گوئی ہوں کے دامن تر کن ہوشیار باش, کسی کی عمر کا یہ تو لبریز جام ہوتا ہے, کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے, عجب سرا ہے یہ دنیا کے. تو ایسے ایسے اشعار جو ہے خود بخود یاد ہوتے چلے جاتے تھے. بس یہ تھا. واہ زبردست. بہت اچھی بات ہے جناب کہ وہ دراصل وہ جینس میں تھا نا کہ ہاں کہیں شاعری سے لگا. جی ہاں اس طرح سے ان بلڈ. جیسے وہ ریشما ہے مطلب ریشما کا نام اس لیے انہوں نے ظاہر ہے کسی استاد سے تو نہیں سیکھا ہوگا, لیکن ان کے ایک ان بلڈ تھا ان بائی برتھ وہ ایک گلر تھی, اور وہ مقام بھی ملا. خود اس کی پہچان نہیں تھی, اور انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ شاعروں سوری سنگرز کو ہرا کے رکھ دیا. تو ماشاءاللہ جو لوگ آپ جیسے ماشاءاللہ تخلیق کار ہوتے ہیں وہ بچپن سے ہی کہتے ہیں نا کہ پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں پوچھ کے پتہ اتنا تو نام رہا ہے کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کچھ اس طرح کا محاورہ ہاں ہے. ہاں. تو اچھا صاحبہ ایسی ہے کہ فن کوئی بھی ہو, فن جسے کہتے ہیں ہنر, تو یہ قدرت کی دین ہے. کسی کے گلے میں سوز ہوگا, کسی کے دماغ میں اوزان ہوں گے. مثلا میں گانا چاہوں تو نہیں گا سکتا, لیکن وہ قدرتی ایک پیدا ہوتا ہے, رفیع پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح ایکٹنگ جتنے بھی فن ہیں بت راج ہے,
तो होते ये पहली बात है, ये सीख कर नहीं किए जा सकते, यानी MA उर्दू या कोई और MSc वगैरह जैसे कर लेते हैं, ये ऐसी चीज नहीं। पहली चीज अल्लाह ताला की तरफ से वदियत, जिसे हम वो कहा करते हैं कि ये कुदरत की देन है। फिर उसके अंदर आगे चल के आप अपनी मेहनत से या उस फील्ड में मुतालिया करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको याद होगा कि आपने रेशमा का नाम लिया, अताउल्लाह ईसा खीली, बहुत से नाम, लेकिन आप तो खुद उर्दू अदब के से बहुत शनासा हैं कि एक जमाना था कि जब उस्ताद के बगैर कोई शायर बड़ा हो जाता था तो उसको बड़ा नहीं कहते थे, कहते थे ये उस्ताद है। गालिब पर भी ये इल्जाम लगा और गालिब को एक फारसी का जाली उस्ताद तलाश करके वो उसका नाम देना पड़ा कि जी मैं उसका शागिर्द हूँ, वरना वो कहा करता था कि मैं तिलमीजुर रहमान हूँ। यही थी ना बात। तो नियाज फतेहपुरी ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई ये जो कहते हो कि शायर जो है उसको पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर इन बिल्ट है, वहबी है, अल्हामी चीज है। तो नियाज फतेहपुरी ने बड़ा अच्छा फिक्रा लिखा। उसने कहा ये है तो हर फन वहबी है, कुदरत की तरफ से देन है, लेकिन अगर शायर कोई बात के लिए जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ होकर भी जिगर मुरादाबादी भी बहुत बड़ा शायर हो सकता है, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा हो तो जालिमो इसमें क्या हर्ज है? तो ये अनपढ़ उसके लिए पढ़ा लिखा बड़ी सख्ती से उन्होंने क्योंकि बड़ा एतराज होता था ना इस बात पे। वाह 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 वाह, कमाल है। वो मेरा एक शेर है, अगर आप कह दें तो मैं सुनाई दूं, आप इतने इस्रार कर रहे हैं। जरूर सुनाएं, जरूर सुनाएं। मेरा इसमें शेर था कि मुश्किल तैराकी बहरो तवाजुन मुरद्दफ कलाम, ये मुश्किल तैराकी बहरो तवाजुन मुरद्दफ कलाम, अगर शेर दिल में उतरता नहीं है तो सब झूठ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। शेर तो है कि आज दिल खेजत बर दिल रेजत। तो देखिए शेर का लफ्ज जो है शऊर से निकला है, ठीक है ना। शेर वो है जो शऊर देता है, और मजाहिया शेर वो जो है, शेर वो है जो शऊर देता है, मजाहिया शेर वो है जो सुरूर देता है। ठीक, तो अब ये शेर आपका जो एक मतलब आपका जो मजा है ना वो शऊर भी देता है। मैं हैरान होती हूँ इस बात पर कि आपके आखिर एक मैंने आपका शेर पढ़ा मजाहिया, प्रोफेसर ही जब आते हो हफ्तावार कॉलेज में तो ऊंचा क्यों ना हो तालीम का मेयार कॉलेज में। किस कदर आपने आसानी से वो बात कह दी कि जो हम लोग सर पीटते रहते कि भाई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स बैठे हुए बाहर, पता ही नहीं है जी कॉलेज में प्रोफेसर आया है कि नहीं आया। तो आप देखें ना आपने कितना खूबसूरत, ये सरूर वाला शेर नहीं है, शऊर वाला शेर है और बड़ी बात है। और फिर आगे भी तो, फिर आगे भी था कि कुछ ऐसे भी पढ़ाकू पंछियों को हमने देखा है, कुछ ऐसे भी पढ़ाकू पंछियों को हमने देखा है कि पर दफ्तर में, पंजे शहर में, मिनकार कॉलेज में। और इसका तीसरा शेर था कि इसका तीसरा शेर था जो अनवर मसूद साहब बहुत कहते हैं कि कमाल का शेर है, और वो था कि मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समधी न बन जाए, मुझे डर है कि हम दोनों कहीं समधी न बन जाएं, तेरी गुलनार कॉलेज में मेरा गुलजार कॉलेज। और वो तो आपस में बन भी गए, अमजद इस्लाम अनवर मसूद साहब तो आपस में गुलनार और गुलजार बन भी गए। सही, इसीलिए उनको शायद ये पसंद आता होगा। हाँ शायद तो नहीं खैर इसमें भी बड़ी जनाब आफाकियत है इस शेर में कि मेरा ख्याल है कि 30% रिश्ते तो यूनिवर्सिटी में ही तय होते हैं, आसमानों के जो होते हैं ना, कहते हैं जो आसमानों पे तय होते हैं और यूनिवर्सिटी में ही तय हो रहे होते हैं। अच्छा ये बताइए आपका रिश्ता कब तय हुआ था, यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी के बाहर? हाँ यूनिवर्सिटी के बाहर। मैंने बताया कि अंजुम रूमानी साहब मेरे फादर इन लॉ, तो खुद भी वो शायर थे, हल्के बल्के में आते थे। तो अताउल हक कासमी साहब, अहमद हसन हामिद साहब, गुलजार वफा चौधरी साहब, ये बहुत करीब थे उनके, और किश्वर नाहिद भी बहुत करीब थी उनकी, इंतजार साहब के ग्रुप में बैठते थे वो। तो फिर एक दिन वो गुलजार वफा चौधरी ने कोई बात की मेरे साथ उधर की, तो उन्होंने ये रिश्ता कराया, अताउल हक कासमी साहब ने फाइनल किया इसको। और ये भी बता दूं कि वो जब मेरा ये 79 की बात है, मैं लाहौर में ही था,
तो वो जमाना ऐसा नहीं था, यानी कम से कम मेरे लिए, कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख भी पाए। तो फिर अच्छा आपा किश्वर नहीं, क्योंकि उनके घर जाती आती थी, तो फिर इन्होंने अच्छा। लड़की का नक्शा बताया कि फिर हमने हम्म, शादी हो गई हमारी, बस। हम्म। हाँ। अच्छा, नक्शा कैसे बताया था, बताएं। हैं जी। नक्शा कैसा बताया था, बताएं ना, हम तो सुने तो सही, उन्होंने कैसा नक्शा नक्शा आपको उन्होंने बताया दिया। कि खूबसूरत है, कदावर है, मतलब तुम्हारा जोड़ है, तुम्हारा मेल है। अच्छा, फिर नहीं ये था कि गजाली आंखें हैं, याकूती होंठ हैं, संदली रंग है, और गजाली जंजीरी जुल्फें हैं। गजाली चाँद है, घटाओं जैसे बाल हाँ, है। तो वो और क्या, मुजाहरे के साथ इस तरह बिल्कुल। और ऐसा ही था, अच्छा। क्योंकि वो माशाल्लाह अकेली बेटी थी अंजुम साहब की, उनका एक बेटा और एक बेटी थी। हम्म, तो बस बहुत अच्छा वो सारा कुछ जो है वो चला, अब तक चल रहा मतलब है। ये गायबाना अदबी इश्क था। हाँ, ये कह लें। ऐसे है ना, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल कि ऐसे ही कह लें। गायबाना भी था और अदब भी इसमें शामिल हो गया, सारे अदीब शामिल होके मिल मिला के उन्होंने आपको सेहरा जो है वो हाँ, बांध दिया। अच्छा। बिल्कुल। मेरी शादी में अहमद नदीम कासमी साहब, मुनीर नियाजी, दिलदार भट्टी, अताउल्लाह कासमी तो थे ही, इंतजार हुसैन, सारा एक वो अदबी शादी ही थी समझे। जब भी शादी थी तो किसी ने सेहरा भी पढ़ा आपकी शादी को? असल इन में दिनों तो नहीं, सेहरा। असल में हम जिस ग्रुप से थे ना, वो सेरा पसंद ग्रुप नहीं था। सेरा पसंद ग्रुप और थे। वो लिखते भी थे। आपको याद है ना कि एहसान दानिश साहब तो बाकायदा लिखते थे ना शेरे, और ऑन पेमेंट। वो वाकया भी आपने सुना होगा कि कोई शख्स आ गया उनके पास और आके कहा कि अच्छा कुछ जेलम में गुजरांवाला, मेरे बेटे की शादी है और मेरा उसका सेहरा लिख दें। और फिर वो सेहरे के अच्छा। साथ लवाजमात होते हैं कि लड़की का क्या नाम है, भाई का क्या हम्म, नाम है, लड़के का डालने होते हैं, वालिद का। सारा कुछ करके हम्म, वोट के चल दिया। तो वो हम्म, एहसान साहब बहुत परेशान के, कोई पैसे वैसे तो बताए नहीं इसने। तो जब उठ के हम्म, चलने लगा तो एहसान साहब ने कहा, एहसान दानिश साहब ने, अनारकली में रहते थे ऊपर, कि भाई हम्म, वो इसकी कुछ पैसे वैसे भी होते हैं। कहने लगे, अच्छा हम्म। आप सेरा लिखने के पैसे भी लेते हैं? उसने कहा, हाँ मैं सेरा लिखने के पैसे लेता हूँ, अलबत्ता कभी आपने मरसिया लिखवाया तो फिर पैसे नहीं लूंगा। ऐसे ऐसे लोग। बोल दिया। कतबा फ्री लिख दूंगा, लेकिन सेरा लिखने के पैसे। सही है। अच्छा, वैसे मैंने भी अपने खानदान में ना दो तीन मेरे कजन से उनकी शादियों पे मैंने सेहरा लिखा था, लेकिन बगैर पैसों का लिखा था। उन्होंने पैसे खुद ही दे दिए थे बहन समझ कर। मैंने कहा ये तो अच्छा नहीं, हमने कारोबार है अभी। बाद में, मैंने जी। भी कोई कुछ शेरे लिखे बाद में। जाहिद फखरी की शादी हुई, जिन दोस्तों की मेरे बाद हुई, शेरे भी लिखे और सलामी भी दी। सलामी सही। अलग दी, शेरा अलग। लेकिन वो प्यार की बात है। हाँ, और ये तो प्यार के रिश्ते होते हैं, जाहिर है कि इसमें। अच्छा, जब आपको 2009 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मिला, तो क्या ये आप पे अचानक नेमत गैर मुतरकबा नाजिल हुई, या आपने सोचा हुआ था कि मतलब कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा होता है कि उसका एक सर्टेन प्रोसीजर है पूरा। हम्म, वो अपने आप नहीं दिया जाता जबरदस्ती। वो हम्म, कोई ना कोई आपको रिकमेंड करता है, फिर आपकी हम्म, सीवी बनती है, चीजें जाती हैं। हम्म, तो मैं चूंकि हम्म, यूनिवर्सिटी में था, तो एजेंसी की तरफ से आया कि ये हम्म, जो है, तो ये चीजें हमें भेजें। तो मैंने सही। भेज दी। फिर अताउल्लाह कासमी साहब थे पंजाब से, उन्होंने बहुत, यानी उनका था कि जी इसको मिलना चाहिए ये काम। फिर यूनिवर्सिटी का भी काम था, फिर ऐसे बस अल्लाह ने किया मिल गया। इसके बाद भी कुछ इशारे हुए, लेकिन बस वो एक ऐसे है कि मैं जरा दरवेश तबा आदमी हूँ, इसमें तो कोई शुबा नहीं। तो बस मैं हम्म, काम करता रहता हूँ, काम की तरफ लगा रहता हूँ। वो मुनीर रियाजी ने भी कहा था एक दफा कि जी वहां से हौसला आता है आपको जहां से खबर ही नहीं होती। तो जो शुरू में अच्छा। आपने बात की ना दूसरों के लिए, तो अताउल्लाह हम्म, अहमद नदीम कासमी साहब दूसरों के लिए बहुत कुछ करते थे। अताउल्लाह हम्म, कासमी साहब भी अब तक करते हैं, इतनी चिट्ठें रखी होती हैं हर एक, जिसने कोई कहा। अच्छा, मैं भी चूंकि उन्हीं का मुकल्लिद हूं, तो बहुत कुछ सीखा। तो वो यही था कि हम्म, बस दूसरों के काम आना और काम करते रहना। तो ये सही। मैं जब गया था हम्म, वहां पे ओपन यूनिवर्सिटी में, तो मैं 18वें ग्रेड में था, 19वें के मूव ओवर में था।
और जब मैंने अब सर्विस जो शुरू की ना एकेडमी ऑफ लेटर्स से 17 ग्रेड से रिसर्च ऑफिसर के तौर पे, वहां से डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब मुझे उठा के ले गए मुक्तदरा कौमी जुबान, जो अब इदारा नफाजी उर्दू कहलाता है, उन्होंने 18 दे दिया मुझे। एकेडमी वाले भी रोक रहे थे कि 18 देंगे, लेकिन मैंने कहा जी मैंने वादा कर लिया। वहां से मैं उठ के यहाँ आ गया, तो मैं काम करता रहा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। 19वां भी मिला, 20वां भी, कोई भी वीसी आया उसने दिया, 21वां भी मिला। तो ये काम जो होता है ना वो कहीं ना कहीं बोलता है, तो मैं बस काम करता रहता हूँ। और इसी तरह से ये जो आपने कहा ना कि सिला, यानी किसी भी सूरत में वो अपने आप अगर वो होता है तो मिल जाता है। एक बात जरूर है कि मैंने तमाम जिंदगी इंतहाई खलूस और दयानत से गुजारी। जो भी काम किया है ना, या जिस किसी से भी कोई ताल्लुक दोस्ती रही है, या किसी का कोई काम करना है तो पूरे खलूस से सुना, तो किसी को टरकाया नहीं, ऐसा नहीं जैसे। तो बस ये अदब से हो या इंसानों से हो, प्यार जो है वो खलूस नीयत से किया, तो शायद उसका सिला है। बाकी तो तहजीब, आपकी तरबियत ऐसी हुई कि आपके अंदर ये सिफात पैदा हुई, वरना आपने जहाँ जहाँ आप काम किए हैं वहाँ वहाँ ऐसे ऐसे लोग पाए गए उन कुर्सियों पे जिनकी गर्दन से सरिये नहीं निकलते थे सर, नहीं निकलते थे। लेकिन आपने वो काम कर दिखाया कि असल मनसब क्या होता है, और उसका जो है मकाम आपने जब अपने मनवाना होता है कि ये मकाम अगर मुझे मिला है, अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी है, तो मैंने इसको दूसरों के लिए कैसे फायदेमंद बनाना है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना। बहुत बड़ी बात। आपने बजा कहा, मैं हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ। कभी किसी भी जगह पे ना स्टेज पे बैठने की ख्वाहिश रही, ना अगली सीटों पे बैठने की। खिदमत करने का जज्बा जरूर रहा, कुर्सियां सीधा करने का जज्बा। चाहे मैं वही एकेडमी ऑफ लेटर्स जहां मैंने रिसर्च ऑफिसर के तौर पे 17 ग्रेड से 1982 में सर्विस शुरू की थी, 2019 में मुझे उसी के चेयरमैन का डुअल चार्ज मिला, और मैं 3 महीने तक उसी जगह पे चेयरमैन, यानी एनबीएफ का एमडी तो था ही, लेकिन इजाफी चार्ज उसका मुझे मिला, और 3-4 महीने में उसका चेयर। तो मेरे लिए ये बहुत प्राइड है कि आदमी ने काम किया हो तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में उसका सिला दे। बाकी रही जहां तक शायरी, जी 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 इरशाद सर। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह आजकल है ना, अल खैर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी, वो मैं देखें 2009 में रिटायर हुआ ओपन यूनिवर्सिटी से एज ए डीन सोशल साइंसेज एंड चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तानी लैंग्वेज। लेकिन 1-1.5 साल तक उन्होंने मुझे कंट्रैक्ट पे हायर किए रखा। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं ऑफर बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ इतने वो साथी थे कि उन्होंने कहा कि नहीं। चुनाचे 1-1.5 साल वहाँ कंट्रैक्ट पे रहा, फिर अल खैर यूनिवर्सिटी में चला गया एज ए वाइस चांसलर, तो 1.5-2 साल वहां रहा। वहां भी मैंने बहुत काम किया, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई, एमफिल पीएचडी शुरू कराया। लेकिन फिर 2014 ने हुकूमत ने हायर कर लिया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल बुक फाउंडेशन। तो वो भी मेरा एक अहमद फराज के बाद तवील तरीन दौर मेरा ही है कि 6 साल तक तकरीबन मैं वहां पे रहा। 2 साल के लिए किया, फिर एक्सटेंशन मिली, फिर दोबारा। तो और ये सिर्फ काम पर मिली, और कोई खास मेरी सिफारिश नहीं थी, क्योंकि मैं भी जिस तरह अताउल्लाह कासमी साहब बड़े लोगों में कम बैठते हैं और आम लोगों में ज्यादा बैठते हैं, तो मैं भी आम लोगों में ज्यादा बैठता हूँ। रात को कोई ऐसी महफिल नहीं होती जहां मैं जाऊं, बस दोस्त यार हों तो या मुशायरा हो, तो बस अल्लाह का करम है। अल्लाह ताला लफ्जों में बरकत डालता है, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालता है। वतइज़्ज़ो मन तशाओ वतज़िल्लु मन तशाओ। देखिए, शायरी बहुत दुनिया कर रही है, मज़ाहिया शायरी भी, संजीदा भी। जब मैं बिल्कुल संजीदा शायर था, मज़ाहिया शायरी की में तो तकरीबन 85 में मैं एंटर हुआ ना। उससे पहले मैं फ़नून में छपता था, संजीदा कलाम था, मैं संजीदा मुशायरे भी पढ़ता था। तो मैं ये सोचता हूँ अब भी कि बहुत शायर लिख रहे होते हैं, तो लफ्ज़ भी वही होते हैं, ख्यालात भी मिलते जुलते होते हैं, आप उनको आगे पीछे करके बना रहे होते हैं नए भी ख्यालात, लेकिन लफ्ज़ों में बरकत कहीं से आती है, ऐसा नहीं है। शरीर खामा जो है ना, नवाए सरोश है, और ये कि जिगर में सोज इलाही कहाँ से आता है,
कलम में सोज इलाही कहाँ से आता है, ये एक मरमूज है बस। वो जैसे कहते हैं, मैं जो कहता हूँ कि बता इसो मत, अल्लाह ताला लफ्जों में कोई बरकत डालता है, जैसे कारोबार में किसी के बरकत पड़ती है। तदबीर अपनी जगह है, मेहनत अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसी मरमूज है, रम्स है कि जिसकी बाइस मसाब, वो क्या है वो समझ नहीं आती। बिल्कुल ऐसे अगर आप सर देखो ना, अल्लाह में। जी 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 जी, फरमाइए फरमाइए मैं फरमाइए इसी सर। रम्ज को हाँ, इसी रम्ज में एक छोटा सा मुझे वाकया याद आ गया, छोटा सा मरमूज है जी कि समझ नहीं जरूर। आती आपको। ये शायद अगर ये सब, मैं जाना था लाहौर, ड्राइवर आ गया, सुबह 7 बजे निकलना था, और 7:30 बजे मेरा पोता और पोती जाते हैं, स्कूल जाते। तो वो दूसरे ड्राइवर ने आना था, प्राइवेट ने, तो मैं सरकारी ड्राइवर को 7 बजे लेकर निकल गया, और जो दूसरी गाड़ी घर की जाती गाड़ी है उसकी चाबी बजाय यहां रखने के वो भी मेरी जेब में थी। अब मैं निकल गया हूं लाहौर की अच्छा। तरफ, और थोड़ी दूर 7:15 बजे के करीब वहां पहुंच के मैंने फोन और ऐसे ऐसे हाथ किया, तो मुझे चाबी नजर आई। मैंने कहा इब्राहिम यार, ये तो घर वाली गाड़ी की चाबी मेरे पास है, वो बच्चे किस पर जाएंगे? तो कहने लगा जी ਤੁਹਾਡੀ कोई नेकी काम आ गई है, क्योंकि अगर इस मोड़ तो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ चले जाते ना, तो फिर सानू इन्नी देर लगनी सी कि ना वापस आ सकना सी ना जा सकना सी। उसने गाड़ी मोड़ी और लिया। मैंने उसे कहा इब्राहिम से, मैं कहा यार बात तुमने कही है कि ਤੁਹਾਡੀ कोई नेकी काम आ गई है, ये दस के केड़ी नेकी काम आई है, मैनू नहीं समझ लगी। एक अनपढ़ ड्राइवर कहता है यही तो ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ डॉक्टर साहब, ये पता लग जाए केड़ी नेकी काम आई है तो बंदा वही नेकियां करता रहे। तो ये है, ये रम्ज है बस। पता नहीं कौन सी चीज कहाँ आपके काम आ जाती। मैं तो समझती हूँ कि नेकी वो काम आती है जो हम खल्के खुदा के लिए करते हैं, उनके लिए आसानियां जब हम पैदा करते हैं ना, वो नेकी हमारे सामने जरूर आती है। क्योंकि नमाजों का तो, रोजे का तो हिसाब किताब तो अल्लाह का है ना, हकूकुल अल्लाह, लेकिन हकूकुल इबाद जो पूरे कर लेता है बगैर किसी लालच के, बेलौस होके कर लेता है, और उसका एहसान भी नहीं जताता, ना उससे एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो वो चीज जरूर सामने आती है। तो मेरे ख्याल से कि आपको माशाल्लाह अल्लाह ने दी है। जी मैं तो समझता हूँ कि इबादत भी अहम है, मामलात उससे अहम है। मामलात जो थे उनकी वजह से पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका आगे चला गया, इबादत की वजह से नहीं गया। इबादत मेरा जाती फेल है, मामलात पूरे मुआशरे को सुलझाने की बात है। तो बस ये है कि मैं तो सच्ची बात आपको बताऊं, मैंने जितनी भी नौकरी की है, पहली बात कि एक दिन भी नौकरी नहीं की। ये सारे मेरे शौक थे, एकेडमी, मुक्तदरा, ओपन यूनिवर्सिटी, एनपीएफ, जहाँ जहाँ अब भी मैं जहाँ पे हूँ, मोहसिब साहब के सेक्रेटेरिएट में एडवाइजर, तो वहाँ भी मैं ओवरसीज के मसाइल देखता हूँ, इसको भी मैं खिदमत खल्क। लेकिन मैंने अपनी नौकरी इबादत समझ के की, तमाम नौकरी सुबह से जितना भी जो भी कर सकता हूँ मैं उसको मैंने समझा कि ये, क्योंकि सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट तो सर्वेंट नजर ही नहीं आता, वो तो हाकिम नजर आता है, चाहे वो क्लर्क बादशाह हो। तो व्हेन यू आर सिविल सर्वेंट, व्हेन यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट मींस मुलाजिम, उसको फिर ये चाहिए कि वो अपनी, तो मैंने अपनी नौकरी बेहमदिल्ला इबादत समझ कर ही की। अच्छा सर, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं? जिंदगी के नशेबो फराज जब आते हैं तो इंसान कभी कभी इतना घबरा जाता है कि वो अल्लाह को छोड़कर बंदों के पीछे दौड़ता है, और अक्सर हवास ऐसे बदहवासी हो जाती है। तो आप पे जब खुदा न खास्ता कभी ऐसा वक्त आया, तो क्या आप ने अल्लाह से रुजू किया, या आपने सोचा कि कोई इंसान मेरी मदद कर सकता है, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, कोई मिसाली घर नहीं होता दुनिया में, कोई मिसाली घर नहीं होता, हर घर में 2-4 मसाइल होते हैं। कोई मिसाली घर नहीं होता दुनिया में, हर घर में 2-4 मसाइल होते हैं। तो मसाइल के बगैर तो जिंदगी है नहीं। अब इन मसाइल के साथ जिंदा रहना, इन मसाइल के साथ जिंदा रहना जो सीख जाता है, तो वो ज्यादा हौसले में रहता है, हिम्मत में रहता है, और उसको, यानी 2-4 चीजें हैं आपकी। एक तो यही है कि तवक्कल है आपकी, ठीक है, बीइंग मुस्लिम। फिर अल्लाह ताला से भी आदमी रुजू करता है, इंसानों से भी रुजू करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो एक जरा जिंदा दिल आदमी हो ना,
मरंजा मरंज हो, हर चे बादाबाद और बाबर बैश कोश हो, तो फिर उसका ये होता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, सब कुछ यू हैव टू आप। अच्छा, ये जो मज़ा है ना, मिजाज के अंदर होता है मज़ा। आपके मिजाज के अंदर लिखें या ना लिखें, लेकिन मिजाज के अंदर अगर शगुफ्तगी है तो वो किसी सानहे को, किसी हादसे को, किसी प्रॉब्लम को होने से नहीं रोक सकती, लेकिन उसको बर्दाश्त करने का हौसला जरूर दे देती है। सबसे अहम बात है कि जब आप जिंदा दिल होते हैं, मरंजा मरंज होते हैं, तो आपके अंदर एक बर्दाश्त मौजूद होती। मसला तो आना है, 18वां ग्रेड नहीं मिला, मकान नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो बच्चे खुदा बस रोजाना आप एक मसले से दो चार हैं, छोटे मसाइल से, बड़े मसाइल भी। लेकिन अगर आप उनको समझ गए हैं कि इन मसाइल के साथ जिंदा रहना है और आपके अंदर वो शगुफ्तगी मौजूद है, कुव्वत बर्दाश्त मौजूद है, तो असल चीज कुव्वत बर्दाश्त है कि आप उसको हम्बली बर्दाश्त कर लें तो फिर भी मामला निकल जाता है, और शाउट कर लें तब भी मामला निकल जाता है। वो तो वक्त के साथ मतलब अगर आप अपनी तबीयत में शुक्र का अंसर जो है वो उसको गालिब रखें और ये समझें कि जो भी है वो उसकी रजा से है और ये भी कट जाएगा, ये वक्त भी कट जाएगा। जैसे महमूद गजनवी को लिख के दिया था हमेशा भूल जाती हूँ अय्याज ने कि जनाब ये वक्त भी कट जाएगा। तो वो चीज़ अगर हम अपने सामने रखें तो वाकई हम बहुत सारे हादसात, वाकयात, सानेहात से गुजर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जिंदगी में कोई चीज़ नाकामी के बगैर आपको हासिल भी नहीं होती, उसका मजा भी नहीं आता। मैं तो समझती हूँ कि जब तक इंसान नाकाम होकर कामयाब नहीं बनता, उसको उस कामयाबी का लुत्फ ही नहीं आ सकता। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये आपने बिल्कुल कहा कि ये ग्रॉस रूटर की बात है ना, कि ग्रॉस रूट से आप चलते हैं, एक है ग्रॉस रूटर, एक है पैराशूटर, तो वो दोनों का बहुत फर्क है। ये फर्क रहेगा, हमेशा रहेगा, कि जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है उसकी और बात है जो मेहनत से है। अच्छा, आपने शुक्र की बात की, बिल्कुल बजा की, कि शुक्र और शिकवा एक ही मकाम है दोनों का। उसी बात पर आप शुक्र भी कर सकते हैं, उसी पर शिकवा भी सोचने की बात है। एक चाइनीज फिलासफर का मैंने पढ़ा था, वो कहता है कि क्या ये मुसर्रत का मकाम नहीं है कि आपने जो ही अपने घर का दरवाजा खटखटाया और कुंडी खुलने लगी तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब ये मकाम शिकवा भी है, ओ मैं घर पहुंचा हूं, बारिश शुक्र, और मकाम शुक्र भी है कि यही 2 मिनट पहले होती तो आपके सारे कपड़े भीग चुके होते। तो ये सिर्फ सोचने की बात है ना, कि ये भी जैसे पहले भी मैंने कहा था कि वही मकाम शुक्र का है और वही शिकवे का है। जिसके मिजाज में शिकवा है वो टल नहीं सकता, और जिसके मिजाज में शुक्र है वो करता रहेगा। इसी तरह हुआ ना कि मैंने किसी को कहा कि देखो 4 दफा आयतुल कुर्सी जब आप पढ़ लेते हैं ना तो आप हादसात से बच जाते हैं, हिसार कायम हो जाता है। किसी को मैंने ऐसे समझाया कि सफर पे निकलने से पहले 4 दफा आयतुल कुर्सी। खुदा ना वो ऐसा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, उसकी टांग पे आ गया कोई खराशे वराशे आ गई, तो मुझे आके कहता है कि आपने मुझे कहा था 4 दफा आयतुल कुर्सी पढ़ने से हादसा से बचने। तो तुम हादसे से तो बचे हो सकता है आगे मौत खड़ी होती, तुम चंद खराशे लेकर वापस गए हो, तो ये शुक्र करो कि यही पता बात नहीं कितनी बड़े हादसे से तुम बच गए। तो हम लोग ये नहीं सोचते कि हम कितने बड़े हादसे, जो चीज थोड़ी छोटी सी एक सुई चुभ जाए ना, उस पर कहते हैं नहीं ये क्यों चुभी, जब क्या हो सकता है कि आपके लिए खंजर तैयार किया हो किसी ने, तो अल्लाह ने आपको उससे बचाया हो छोटी सी तकलीफ देकर। तो लेकिन हमारे अंदर अगर ये शुक्र पैदा हो जाए तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। और परेशानियों में परेशान होना सबसे बड़ी परेशानी होती है, लेकिन लोग नहीं समझते। अगर हम सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें तो मेरा नहीं ख्याल के एक दफा मुझे ये याद है सर, मैं आपको छोटा सा वाक़या बताती हूँ कि मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ और हम बहुत छोटे से थे, तो बहुत डर लग रहा था कि अब्बू तुम चले ना जाए। तो किसी ने कहा, हम गाड़ी में जा रहे थे किसी के साथ अब्बू को देखने के लिए, तो किसी ने कहा डॉक्टर क्या कहते हैं, किसी से पूछा कि डॉक्टर क्या कहते हैं। मैं डर के सहमी हुई बैठी हुई कि अब पता नहीं वो अंकल जो हैं वो एक दूसरे को क्या बताएंगे। तो मैंने कहा कि दूसरे ने कहा कि डॉक्टर कहे जो कहे, असल में तो ऊपर वाला जो डॉक्टर कहेगा ना वो ही होगा।
तो ऊपर वाला जो डॉक्टर डॉक्टरों का बैठा है ना, डॉक्टर। ये डॉक्टरों का डॉक्टर, उससे लॉ लगाओ और सब ठीक हो जाए। और वाकई माशाल्लाह माशाल्लाह के सूरह यासीन का ऐसा हमारे घर पे वो वृद्ध हुआ और सब कुछ हुआ कि अब्बू सही सलामत वापस आ गए। बड़ी बात है कि मैंने ये भी देखा है कि डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों के मतलब पूरा पैनल खड़ा होता है, इंसान निकल जाता है। तो उसमें आप कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है, जबकि हम उस बंदे को वो शख्स उस हस्ती को भूल जाते हैं जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। ये अकीदे की तो अजमत है, नजरिए की अजमत है, अकीदे की अजमत, ये आपका तहजीब की पुख्ता है सर। यकीन क्या। हाँ, आप तो अगर तालीम के साथ तरबियत में ये बात चीज डाल दी जाए ना कि जो तुम्हारा हक है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ। और जो तुम्हारा हाँ, तुम्हें वो नहीं मिलना, तुम्हें नहीं मिलना और पूरी दुनिया उसके लिए कोशिश कर ले और अल्लाह उसके लिए राजी ना हो, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस पे जो है ना बगावत होकर आते हैं, नाशुक्री पे होकर हाँ, आते हैं। तो हम अपनी वजह कज़ा और कदर को जो है ना वो एक तरफ रख के नमाजें छोड़ देते हैं, कुरान छोड़ देते हैं कि हमने तो बहुत नमाजें पढ़ी थी यार, ये क्या हो गया। ये बाद में जाके पता चलता है कि वो हमारे लिए कितना फायदेमंद था वो फैसला। अच्छा सर, ये वजह बताइए कि मोहब्बत और शायरी क्या एक दूसरे से पेवस्ता हैं, या कहते हैं कि दिल टूटे बगैर शायरी नहीं हो सकती। आपका क्या ख्याल है? आपका दिल तो टूटा ही नहीं खैर से, आपने ना सीटी बजाई, आपने आपने किसी के पीछे आपने खत लिखे। अच्छा खत लिखे कभी किस, कुछ तो हुआ होगा, इश्क तो किया होगा सर यूनिवर्सिटी के जमाने में माशाल्लाह। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी, मैं तो कभी भी सोचती हूँ आपको ड्रामों में क्यों नहीं लिया था लोग तस्वीर में, आपकी तो बड़ी अच्छी शख्सियत है, आपकी तो डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी है सर। तो असल में वो जी, हाँ बताइए, अब्बा की वजह से असल नहीं लिया? में हाँ, नहीं, इश्क करने का वक्त नहीं मिला असल में ना, प्रॉब्लम ये रहा कि मुझे मुझे अच्छा छत पे वो जाने का इश्क वक्त नहीं बे मिलता था? मैं बताता हूँ कि जी वो अय्याम जहालत में तो आदमी उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है, लेकिन जो ही शऊर आता है उसको तो वो समझ आ जाती कि कुछ काम से इश्क हो गया, कामों से इश्क हो गया, जिंदगी से इश्क हो गया, जिंदगी गुजारने वालों से इश्क हो गया, दोस्तों से, ये इश्क की प्यार या मोहब्बत। अच्छा, दिल टूटना ये फिल्मों के सीन है, दिल टूटना ये फिल्मों के सीन है। हीर या रांझे का दिल तो टूट सकता है, अब उसको वारिस के अंदर भी डाल दें तो अगर वारिस का दिल चिकनाचूर हो जाता तो फिर वो लिखता कैसे, फिर तो वो मजनू की तरह था ना। तो वो जो आपका फन है, कोई भी आदमी काम कर रहा है उसके साथ इसका लिंक कोई नहीं है। लेकिन अगर कहीं ऐसा, जैसे मैंने कहा कि अगर शायर पढ़ा लिखा भी हो तो कोई जालिम हो, कोई नुकसान नहीं है। तो अगर वो कहीं किसी का दिल टूट भी गया है तो इधर वरना तो बुनियादी तौर पे फन तो आपके अंदर है। अब अहमद नदीम कासमी साहब और बेशुमार शायर जो हैं वो शराब नहीं पीते थे, तो क्या उनका फन जो था वो नहीं था? कुछ शायर शराब पीते थे, इसको जवाज बनाते थे कि जी इस शायर और शीन से दोनों शुरू होते हैं, शायर, शबाब और शराब। तो अपनी अपनी कैफियत, अपने अपने उसके, इसका कोई किसी फन के साथ बराह रास्त ऐसा ताल्लुक नहीं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, दिल नहीं टूटेगा तो शायरी नहीं कर सकेगा, मोहब्बत नहीं करेगा तो वो कोई फन पारा नहीं तख्लीक कर सकेगा, ये नहीं है। वो आपके अंदर इनबिल्ट है। और फिर ये प्यार या मोहब्बत या इश्क जो है ये बड़ा वसीउल मानी लफ्ज है, वसीउल मानी लफ्ज है। और यकीनन औरत जो है इस दुनिया की सबसे हसीन, तमाम तर खूबसूरतियां जितनी हैं, गुलाब की खुशबू हो, यास्मीन के पत्ते हों, चांदनी, जितनी भी हसीन चीजें हैं, औरत उन सब का एक मजबूआ है, ये बिलाशुबा। और फिर ये भी आपको बता दूं कि ये जो मर्द और औरत का ताल्लुक है ये कोई मामूली ताल्लुक नहीं है, ये पूरी कायनात ही इसी से बनी है। देखे ना कि हजरत आदम किसी के बतन से पैदा नहीं हुए, उनकी पसली से अम्मा हवा पैदा हुई, ठीक है। और फिर मियाँ बीवी बनते हैं और फिर आगे और जितने भी पेयर्स हैं। तो मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है। मियाँ बीवी दुनिया का वाहिद गैर खूनी रिश्ता है
जिससे तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते। ये कुछ छोटी सी बात नहीं है, तमाम खूनी रिश्ते जन्म लेते और आज तक ले रहे हैं। तो ये एक अपनी जगह पे है, सब कुछ है, लेकिन उसके कुछ जायज तकाजे हैं, कुछ नाजायज तकाजे हैं, बात आगे चली जाएगी। शायरी में तो देखे ना, चले आप पूछ लें। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, ये हो नहीं सकता है सर, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में आप फिरते हैं और वही पंजाबी डिपार्टमेंट में, और सर मैंने देखा है पंजाबी डिपार्टमेंट में वो तो बड़े लश्कारे होते हैं, उर्दू बेचारे आपने तो उर्दू वैसे ही बड़े डिपार्टमेंट भी मशहूर। देखा होगा, और फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट तो उससे भी आगे है। पंजाबी तो अभी सर स्टार्ट होता है, उर्दू फिर इंग्लिश, वो बहुत है। नहीं, लेकिन पंजाबी असल डिपार्टमेंट में बच्चे बाहर बैठे रहते हैं, मुझे तो यही होता था कि यार ये कब इनकी क्लासेस होती है, वो तो हमेशा ही बाहर नजर आता। अच्छा जरा उन्हें कम पढ़ना बताएं पड़ता है ना ना, मादरी जुबान है ना, जी, तो कम पढ़ना पड़ता है, इसलिए बाकियों को जरा फालतू ज्यादा फालतू पढ़ना लेते हैं, पड़ता है। अच्छा, असल में मजे पड़ इसमें रहे होते हैं। मैं कोई इसमें जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शायद मैं बुज़दिल था, ये भी कह सकते हैं। यानी आई वाज अनेबल टू, मतलब अगर एक्सप्रेस योर ख्वाहिश भी सेल्फ। कभी हुई, नहीं एक्सप्रेस तो हो भी जाता है, लेकिन कुछ थी, कमी थी, एक कोई जायज नाजायज कुछ ऐसे मामला ज़हन में थे, बस उसमें ना कुछ अच्छा, चीजें कमियां थी, कोई मजहबी हिसार होगा, और चीजें होंगी, और तो आप क्योंकि सारी बुनियाद है। सारी क्लास फेलोज के भाई भाई थे आप? मैं एक सादा सा आदमी हूँ, बिल्कुल सादा सा हाँ। अच्छा, अच्छा भाभी, इन्होंने हमें यकीन दिला दिया कि नहीं इश्क नहीं हुआ। अब हमें नहीं पता कि हमने बड़ी कोशिशें की इनका करने की। मैं भाभी से मुखातिब हूँ कि ये कहीं पकड़े जाएं, लेकिन ये हाँ। पकड़ाई में आ नहीं रहे। आ, चलिए कोई बात अच्छा, नहीं। हम्म, आपसे पहले भी बहुत हम्म। कोशिशें हो चुकी है बहुत इंटरव्यूज में, लेकिन वो क्या कहते हैं कि बस आप बस समझ हकायक आ नहीं गई, है। समझ आ गई। हाँ, हकायक नहीं है हाँ। सर ये ये हकायक नहीं हो सकते, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ। अच्छा, आप पंजाब यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई ठीक। अच्छा ये बताइए कि, जिंदगी में अगर आपको ये मौका दिया जाए कि आप वजीर तालीम बन जाए फर्स्ट है, तो आप सबसे पहली चीज क्या तालीम को फरोग देने के लिए पाकिस्तान में क्या करेंगे? अच्छा देखिए साइमा, पहली बात तो ये कि मुझे कभी भी वजीर तालीम नहीं बनाया जाएगा, पहली बात। फर्ज और तो अगर मैं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कि अगर ख्वाब जी। में भी देखा जाए तो वजीर तालीम हम्म, बनने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकूंगा मौजूदा सूरत हाल में। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि तालीम हम्म, के, आप भी पढ़ते रहे हैं, आपके असातिज़ा भी रहे हैं, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ। पूरा मुआशरा जो है ना हमारा, वो ठीक हम्म, नहीं हो सकता। मुझे समझ ही नहीं आती कि कैसे ठीक होगा। मैं सिर्फ अपने आप को ठीक करता हूँ और ठीक करता हूँ हम्म, और ठीक काम करता हूँ। बाकी मैं देखता हम्म, हूँ कि बड़ा मुश्किल है काम लेना। मैं जब नेशनल लोक फाउंडेशन में था, तो एक दिन मैं स्विमिंग कर रहा था दोपहर में, हम्म, तो वहाँ एक सीनियर से आदमी थे, तो वो उधर से गुजरते हुए जब छोटे पानी में आए तो रुक गए। तो मैं नहीं जानता था, कहने लगे डॉक्टर साहब आप ये बताएं, वो साल 6 महीने ही मुझे हुए थे, लेकिन वो नाम निकल गया था काम का। आप ये हम्म, बताएं कि ये आप इतना काम इन लोगों से, सरकारी मुलाजमों से कैसे ले लेते हैं। मैं बड़ा अच्छा, हैरान भी हुआ, और मुझे हम्म, समझ भी नहीं लगी कि ये सवाल किसने किया है, क्यों किया। तो मैंने कहा सर हम्म, बस ये अल्लाह का करम है। हम्म, तो कहने लगे कि मैं प्रिंटिंग कारपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ, अच्छा, और मैं 2 साल या 3 साल में उनसे कोई काम नहीं ले सका, मैंने इसलिए आपसे सवाल किया था। तो बहरहाल अच्छा, उसका जवाब कुछ और था। फिर मैंने उनको तो नहीं हम्म, बताया, लेकिन मैंने हम्म, उन्हें बाद में अपने दिल में कहा कि ये मैं काम इसलिए ले लेता हूँ कि ये सारा काम मैं खुद करता हूँ। जब मैं आठ क्या आठ बजे बात तक बैठता हूँ तो वो भी बैठते हैं। जब मैं हफ्ते या है। इतवार को आता हूँ तो कुछ लोग आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, और फिर मैं बिल्कुल। रात को 9 बजे निकल जाता हूँ, दौरा करता हूँ, तो फिर लोग भी हम्म, आपके साथ मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये है बुनियादी बात हम्म, जो आप, सर कि उसमें बहुत नहीं है कैफियत।
कमाल है जनाब इस बात का कि आप इस तरह सोचते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि हमारे पाकिस्तान में बच्चों के लिटरेचर को इतना निगलेक्ट क्यों किया जाता है? आप तो नेशनल बुक फाउंडेशन से वाबस्ता भी रहे हैं, मैंने भी वहाँ से कई इनामात हासिल किए हैं, और लेकिन फिर भी मुझे शिकायत ये रही है कि हमारे जो सीनियर असातिज़ा हैं, शायर हैं, अदीब हैं, बहुत कम तवज्जो दी गई इस तरफ बच्चों के लिटरेचर पर। क्यों? वजह? क्योंकि जाहिर है कि आप देखिए, लोग पेमेंट नहीं करते, नहीं नहीं ऐसी पेमेंट नहीं बात होती। नहीं। नहीं सुनिए, सर जी, मुझे मैं आपको बताऊं, रॉयल्टी नहीं होती हमारे बच्चों के अदब पे, रॉयल्टी नहीं दी जाती, बड़े से बड़ा इदारा नहीं देता। सुने मेरी बात सुन। देखिए, जी किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप बच्चों के लिए लिखें। मसलन मैं बहुत कोशिश भी करूं ना, तो मैं नहीं लिख जी सकता, अहल नहीं। मसलन मैं एक ज़माने में जब मैं यंग था तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मैं वो लिखता भी था नवाई वक्त में, शाहनूर स्टूडियो दिस एंड, वो मेरा फिल्म का चंक भी था, लेकिन जी कोई घास नहीं डालता था। जब मैं बहुत ज़रा आगे निकल आया और सारे जी मेरे दोस्त भी बन गए, यहाँ आ गया, नाम भी निकल गया, सरवर भट्टी, मौला जट, खलीक साहब, बुलान अवार्ड, सब दोस्त बन गए। अब वो मुझे कह रहे हैं गाने लिखो, तो मुझसे लिखा नहीं जा रहा, मैं एक भी गीत नहीं जी लिख सका। तो कंपेल करके नहीं लिखा जा सकता। बच्चों के, जिन्होंने बच्चों के लिए लिखना था उन्होंने लिखा, सूफी तबस्सुम ने भी लिखा, और इतने नाम है, इस्माइल मीरठी, सब, और आज भी लिख रहे हैं। एक बात, मैं जब एनबीएफ में था तो मैंने अपनी किताबें गिन लें, कोई 700-800 किताबें मैंने शाये की। मैंने 25 to 30% बच्चों के लिए रखा हुआ था, और ऐलान किया हुआ था, तरले करता था, लोगों के पीछे पड़ता था कि यार बच्चों के लिए, जिसने किश्वर नहीद की एक किताब बच्चों के लिए थी, फिरोज संस ने छापी हुई थी, मिल ही नहीं रही थी, ना उनके पास थी, मैंने पता नहीं कितनी मुश्किलों से फुटपाथों से मंगवा के वो छापी। तो बच्चों के लिए जिन्होंने, मैंने 30% किताबें बच्चों के लिए छापी, और उसमें ये था कि कम कीमत तो जरूर होंगी वो, लेकिन एक और बात थी, मुझे एक बहुत बड़े स्कॉलर, एक बहुत बड़े इंग्लिश के थे बच्चों के लिखने वाले, उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को किताबें पढ़ानी है ना, तो वो बातस्वीर होनी चाहिए। चुनाचे मेरी किताबें सस्ती होने के बावजूद मैं बातस्वीर लाजमन रखता था, और मुझे नहीं याद कि कोई, जितने भी बच्चों के लिए लिखने वाले आए बेशुमार, और मैंने उनको भी आगे कहा कि आप भी लिखें, और सीनियर से भी छपवाता रहा। अच्छा, रॉयल्टी एनबीएफ तो देता था। अब रही दूसरी बात कि प्राइवेट पब्लिशर, प्राइवेट पब्लिशर तो साइमा जी, आम राइटर को रॉयल्टी नहीं देते तो बच्चों के वाले को कहाँ देंगे? उनसे तो तवक्को नहीं रखी जा सकती, ता वक्त है कि वो सूफी तबस्सुम की किताब हो या किसी और की। लेकिन ये नहीं है, काम हो रहा है। हम एक एक नेगेटिविटी भी है कि जी उतना, अच्छा देखिए, हम यूरोप का मुकाबला तो नहीं कर सकते, ना खानगी में, ना बच्चों के अदब में, ना अदब में, ना इनामात, किसी चीज में। लेकिन हमें आपकी बात बिल्कुल बजाय कि हमें ख्वाहिश तो रखनी चाहिए कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी। बहुत काम ऐसे हो रहे हैं जिनका हमें नॉलेज नहीं है, और हम बिल्कुल कह देते हैं कि भाई ये नहीं। और बहुत से ऐसे काम हैं जो होने चाहिए, लेकिन उनके लिए नॉलेज के अलावा फैसिलिटेशंस नहीं है। ज़ाहिर है, इतना अमीर मुल्क नहीं है कि अब हर मोहल्ले में लाइब्रेरी बनाते, ऐसा नहीं है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही नेगेटिव है। सर, मैं काम आपसे हो, एक जी सवाल पूछ सकती हूँ? जी जी, कई सवाल। नेशनल बुक फाउंडेशन में जो अदारा बच्चों के लिए काम कर रहा है, क्या उसके जो अदारे के सरबराह हैं, उन्होंने बच्चों के लिए कभी कोई काम किया? मतलब खुद लिखी किताब? किसने? मैंने? जो भी आप कह रहे, नहीं, जो भी आप कह रहे थे नेशनल बुक फाउंडेशन वाले को 25 to 30% आपने कहा कि आप लोगों की, बच्चों का लोगों की। अदब छाप। जी जी जी। हाँ अच्छा, तो किया। वो जो वहाँ का जाहिर है कि मतलब जो मैनेज करता था, जो इन सबको, क्या उसने कभी बच्चों के लिए लिखा? नहीं मैं ये नहीं, पूछ वो रही हूँ। अहल ही नहीं था ना। देखें, मैंने पहले भी अर्ज यही की, तो मैं बात कर रही हूँ, यही तो मैं बात कर रही हूँ ना सर। आप उन लोगों को लेके आए जो बच्चों को के लिए लिखारी हैं, जो बच्चों को के लिए लिखते हैं, उन लोगों को वो वो जगह आए दें। तो सही साहब, अब तो मैं वहां नहीं हूँ,
لیکن اس وقت تو میں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو بھی نظر آتا تھا جس نے ایک کتاب بھی بچوں کی لکھی ہے، بے شمار نام میں مجھے تو کوئی بھنک بھی پڑتی تھی نا، اور سب کو کہا ہوا تھا کہ کہیں کوئی بچوں کے لیے لکھ رہا ہے تو دیں، لائیں، اور خود بھی کمپوز، خود بھی لوگوں سے فرمائش کر کر کے لکھوائیں. لیکن بس وہ اتفاق ہے، اب تو وہ وقت گزر گیا، اچھا لیکن میں نے چلو، بچوں کے لیے بہت کام نہ کیا. اب تو گزر لیکن گیا، میں اب تو یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کے ادب پر کی حکمرانی جس کے بھی ہاتھ میں ہے، سلیبس جس کے بھی ہاتھ میں ہے، اس کو پہلے خود رائٹر ہونا چاہیے بچے کا، تب کہیں جا کے اس کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ بچوں کی یہ کتاب چاہتے اور یہ کتاب نہ چاہتے. کیونکہ سر بچوں کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے، نہ کہ نام. میں یہ سمجھتی ہوں کیونکہ بھائی آپ جان. ذاتی مراسم کے تحت اگر کتابیں چھپانا شروع کر دیں تو وہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. بچوں ہاں کے نہیں لیے نہیں، لکھنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے سر. میں نے جب لکھا ہے نا بچوں کے لیے، میری 36 بکس ہیں، تو میں نے جب لکھا بس اور اتفاق ہے. دیکھیے نا، آج آپ بات کر رہی ہیں، میں بھی پچھتا رہا ہوں، آپ بھی پچھتا رہی ہیں. اگر یہی بات کہیں 5 سال پہلے کہیں بھنک بھی پڑ جاتی، یا کوئی ایک دو کتابیں بھی کہیں سے آ جاتی، تو وہ 36 کی 36 چھپتی. لیکن تو ویسے اب سر تو یہ خیر اس کو بات کو ڈسکس بھی پر نہیں کرنا چاہیے، نہیں، ویسے میں کیونکہ بات کر رہی ہوں لیٹ ہو. کہ نہیں نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہی، اپنی بات نہیں کر رہی ہوں. میں تو یہی ہاں نہیں. ایک سجیشن دے رہی ہوں وزیر تعلیم کو کہ جو بھی ہاں بچوں کے حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ رائٹر بچوں کا ہونا چاہیے اس محکمے میں، جو کہ اس چیز کو انالیسس کرے اس کا کہ یہ بچوں کی لائف ہے یا نہیں ہے، اس سے بچے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے. میں اس بات پر بات کر رہی ہاں دیکھیے نا، اس ہوں. میں تو بہت فرق ہے. 5ویں تک کے بچوں کے لیے اور کتابیں ہیں، پری نرسری اور ہیں، 6ٹھی 7ویں آپ کی ویکیبلری دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ لفظ اس میں یوز بالکل نہیں کرنا، تو یہ بالکل اس کی بالکل سمجھ سے باہر ہوگا. تو اور پھر بالکل اس کے بچے کی اس کی کیٹیگری ہم نے تو بہت کیا تھا. 5ویں، تیسری، چوتھی ہر جماعت کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق کچھ ڈھونڈتے تھے. لیکن وسائل اتنے نہیں ہیں کہ سر سب کچھ کیا وسائل جا. کہاں سے آ جاتے ہیں؟ سر وسائل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایک بندہ یا آپ تلاش کر لیں جو بچوں کے لیے لکھتا ہو، جو بچوں کے جذبات سمجھتا ہو، تو اس میں وسائل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ صحیح مجھے یہ تو صحیح. بتائیے. ہر چیز کو وسائل پر کو بنا کر آپ مسائل سے نہیں، اگر آپ نہ. وسائل ہوں گے تو کچھ چھپے گا نا. وسائل سے مراد یہ ہے کہ بجٹ ہوگا، ادارہ ہوگا. اب ایک ادارہ ہے، ادارہ نفاذ اردو، ٹھیک ہے جی، وہ نفاذ اردو کر رہا ہے. ایک ادارہ اکیڈمی آف لیٹرز، وہ ادبیات کر رہا ہے. وہاں بھی بچوں کی ادب، یعنی اطفال کا ادب جو ہے، وہاں بھی کچھ نہ کچھ چھپ رہا ہے. بہت سے اور ہیں. لیکن بچوں کے لیے تو پھر ایک پورا ادارہ بنانا چاہیے چھوٹا، جو یہی ایک تو نا، جو یہی بچوں تو کے میں ادب، بات کروں. وہ تو الگ ادارہ بننا چاہیے بالکل، تاکہ چلو وہ بچوں کے. وہ تو ایک بہت بڑی سجیشن ہے نا. میں تو صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ جہاں ہمارا پنجاب ٹیکسٹ بک ہے یا کوئی بھی ہے، وہ ادارہ ان لوگوں کو اپوائنٹ کرے جو بچوں کی نفسیات سمجھتے ہوں. صرف ہاں نام نہیں ہونا چاہیے. بڑے ہاں شعرا ہیں تو ان کو اس پہ نہیں نہیں. لاگو کر دیا جائے، ان کو وہ دے دیا جائے. ان لوگوں کو جگہ دینی چاہیے جو بچوں کے لیے لکھ چکے ہیں، جو بچوں کے لیے کام بجا کرتے ہیں. کام کرتے ہیں، کیونکہ بجا میں اپنی یہ نئی نسل کو وہ چیزیں دینا چاہتی ہوں، وہ انسان دینا چاہتی ہوں جو بچوں کے احساسات کو محسوس کر سکے. سر ہمارا بچہ بہت اکیلا ہے، چاہے اس کے ہاں ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے اس کے ہاتھ میں کوئی بھی گیجٹ ہے، لیکن آپ یقین جانے ہمارے دور کا ہر بچہ اکیلا ہے، بہت زیادہ اکیلا ہے. کیونکہ اس کی ماں کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے باپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، اس کے بھائی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہے، ایون اس کی ٹیچر جو بیٹھی ہوئی کلاس میں وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی ہے. یار اس کو تو بس اب جو اس کی نفسیات سمجھنے کے دن ہیں، جو اس کی مشکلات سمجھنے کے دن ہیں، وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا. جبکہ یہ ہمارے بچے ہی جو ہیں وہ بنیاد ہیں اور ہم ان کو اگنور کیے بیٹھے ہیں. ہاں، یہ اچھا تو ہے. سر ہے نا، یہ تو چلے یہی زیادہ ہی بات سیریس ہے. ہو گئے ہیں کچھ ہم. سر بچوں کے حوالے ماحول سے کچھ زیادہ مجھے ہی بہت سیریس ہو تکلیف گیا. ہوتی ہے. بچوں کے حوالے سے سر میں بہت تکلیف میں آ جاتی ہوں کہ جب میں ہاں دیکھتی ہوں نا آج کے بچے. ہاں ہاں. اچھا سر یہ بتائیے کہ ایک معاشرے میں مشاعرے کی کیا اہمیت ہے؟ ایک تہذیب مشاعرہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاعری کے لیے ضروری ہے؟
انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری. اس کی وجہ یہ کہ یہ تہذیبی اجتماع ہے. مشاعرہ تہذیبی اجتماع کیا ہوتا ہے؟ تہذیبی شہر کون سا ہوتا ہے؟ لاہور، ملتان کیوں تہذیبی شہر ہیں؟ کیوں کلچرل سٹی ہیں؟ اس لیے کہ وہاں آپ کو ایک ہی سڑک پر آپ کو رکشے والا بھی ملے گا، پیدل بھی ملے گا، کار والا بھی ملے گا، کھوتا ریڑھی والا بھی ملے گا، گردہ بھی ملے گا. یہ ہوتی ہے کلچرل سٹی کی نشانی کہ وہاں پرانی چیزیں بھی اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں جیسے نہیں ہے. اسلام آباد میں آپ کو کوئی رکشا نہیں ملے گا، کوئی گدا گاڑی نہیں ملے گی، کوئی ٹانگا، کوئی چیز نہیں ملے گی. یہ ماڈرن سٹیز ہے. اچھا، آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کو کس طرح سے ہم یعنی دیکھیں اپنی تہذیب، یہی آپ غالباً. جی بالکل بالکل، جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں. ہاں، تو کلچرل سٹی جب اسلام آباد میں آیا 82 میں، یہ گریڈوں کا شہر کہلاتا تھا. ٹھیک ہے جی. اور گریڈ پوچھ کر میں نے ایسے ایسے بھی دیکھے. میرا ایک افسر تھا جوائنٹ سیکٹری اور ایک دوسرا منسٹری میں، کہ ان کے پی ایس کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا کہ پہلے ملائیں اس کو فون. وہ کہتا تھا پہلے اس کو لائن پر لائیں، اور وہ کہتا تھا پہلے اس کو لائیں. اور پھر باقاعدہ یہ تحقیق ہوئی کہ بھئی نہیں، یہ سینئر ہے یا وہ سینئر ہے، کہ 3 گھنٹے سینئر ہے، 1 گھنٹے سینئر ہے. یہاں تک یہ اتنا گریڈوں کا شہر تھا. اسی میں ڈاکٹر غضنفر مہدی تھی، سی ڈی اے کے چیئرمین تھے کرزی صاحب. اسی میں ہم بھی ابھی نئے نئے آئے تھے. اسی میں طارق شاہد. اس کو تہذیبی شہر بنانا. اسی میں ظفر بختیوری نے اور بہت سے نام ہیں. تہذیبی شہر بنانے کے لیے مشاعرے شروع کیے. اب کیا تھا؟ اب میریٹ میں مشاعرہ ہو رہا ہے، نیچے وزیر تعلیم بھی بیٹھے ہیں، ان کی بیگم بھی بیٹھی ہے، ہارون صاحب بھی بیٹھے ہیں، وزیر داخلہ بھی بیٹھے ہیں، پھر بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، ان کی بیگم. پھر یہ میل جول شروع ہوا، پھر ہم نے تقریبات شروع. تو تہذیبی شہر اس طرح سے بنتا ہے کہ جب آپ کو یہ نہ ہو کہ بھئی اچھا یہاں جو اس وقت، اور اب بھی کئی جگہ ایسی ہوتی، کچھ بیوروکریٹ ایسے ابھی بھی ہیں کہ ہم مشاعرہ پڑھتے ہیں، یا اب مسیہ مشاعرہ پڑھ رہے ہیں، وہ مشاعرہ سننے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں وائبریشن پہ لگائی ہوئی ہیں، ہونٹ سائلنٹ پہ لگائی ہوئی، مشاعرہ سن رہے. اب وہاں نہ داد ہے، نہ فریاد ہے، نہ شیری ہے، نہ فرہاد ہے. تو کیسے وہ، تو اسی کو ہم نے تہذیبی شہر یا تہذیب جو ہے وہ پھر مشاعرہ بیس ہے اس تہذیب. پھر دوسری چیز مشاعرہ کیا سکھاتا ہے، میں تو اب نہیں اس کو کر سکتا. مشاعرہ سکھاتا ہے آپ کو تلفظ. شاعر جب پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ زام ہے، لفظ زوم نہیں ہے. آپ سیکھ کے نکل جاتے ہیں، ایک لفظ سیکھ گئے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو اوزان سکھاتا ہے، پھر آپ کو تہذیب سکھاتا ہے، پھر آپ کو میل جول سکھاتا ہے، تو اور ادب سکھاتا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں. خیر اب تو اس کو مشاعرے کو اس طرح سے آپ نہ لیں کہ ہم بھی یہاں مشاعرہ بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. اور واٹس ایپ اور جدید دنیا نے اس کو بہت زیادہ ہمارے اوپر کھول دیا. اب وہ پہلے کی طرح نہیں کہ وہ کراچی کا کوئی عالمی مشاعرہ ہو رات ساری، لیکن وہاں اب بھی لوگ جائیں گے. وہ لائیو دیکھنا اور چیز ہے. تو اس میں ہے مشاعرہ تو ایک سمجھے نا کہ تہذیب ہے، جو ادب. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلش میڈیم اسکولز جو ہوتے ہیں ان کی چینز میں مشاعروں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، اس لیے وہاں سنگنگ یا کانسرٹ ایسے جو ہے وہ ان کو بلا لیا جاتا ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ میں ایک اچھے خاصی پاکستان کی بڑی چین ہے، تو اس کی میں ان کا کوئی تقریری مقابلہ تھا بین الکلیاتی، تو میں اس میں ہاؤس وغیرہ آپ تو بہت کرتے ہیں. جی میں جج ایز اے جج گئی نا. تو ہاں اچھا انہوں نے پہلی دفعہ کسی شاعرہ کو دیکھا، آپ یقین کیجیے، ان کا ہمارے اس میں پہلی دفعہ کوئی شاعرہ آئی ہے. اچھا میں نے پھر ان کو جب شعر سنانے شروع کیے تو وہ بچے کہیں ونس مور ونس مور. تو میں نے کہا بیٹا اس کو کہتے ہیں مقرر. اچھا میں نے کہا تعلیمی بجانی کہو مقرر. اور آپ یقین کیجیے وہ اتنا انجوائے کیا انہوں نے، چاہے ان کو سمجھ آ رہی تھی، لیکن میں نے ان کو ایک تہذیب سکھائی کہ دیکھو مشاعرہ جو ہوتا ہے نا اس میں تعلیمی بجاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، ایسے کر کے واہ 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 واہ. اور وہ ماشاء اللہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ سمجھ رہا تھا. ہم لوگ اتنے مطلب
मतलब ना उम्मीद से हो जाते हैं कि हमारे मुशायरे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में नहीं चलते, हालांकि हम थोड़ा सा उनको अपनी तहजीब की तरफ लाने की कोशिश करें तो बड़ी हाँ आसानी से हाँ ये नहीं कि बड़े शकील मसाइल उनके सामने पेश करें, छोटे मोटे प्यारे प्यारे से आप मजाह निगारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों को छोटी छोटी बातें समझा सकते हैं, हंसी मजाक में समझा सकते हैं। मजा निगार के पास तो बहुत सारे हथियार होते हैं कि जो वो महफिल को लूट लेता है। और हम लोग तो संजीदा शायर जो होते हैं, हम मजा निगार को देखते हैं हमारी तो हवाइयां उड़ जाती हैं कि अब जनाब ये तो मुशायरा लूट गया है, तो नहीं नहीं वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास शायरी है ना, अल्फाज चाहे संजीदा हो चाहे मजाही हो, ठीक है, मजाक में जरा ज्यादा लुत्फ हंसी है, लेकिन संजीदा शायर भी जिसके पास कोई कलाम में ताकत है वो। अच्छा साइमा, कितना टाइम रह गया है? मेरा ख्याल है 9:30 बज रहे हैं जी जी, अभी तो। 9:30 बजे हैं। अब आप दरअसल थोड़ा सा ना दरमियान में गैप आया था, उसको मैंने नोट किया, वो एडिट होगा तब ये 1 घंटा पूरा होगा। आप बस 2 मिनट हमें और दे दें तो अच्छा आप अभी हमें अपनी वो टेड वाली पंजाबी शायरी का जो बहुत मशहूर नज्म है वो जरा सुनाइए। वो देखिए, मैं 2 नज़में आपको सुनाऊंगा। एक हम्म, उर्दू की तो सुनानी चाहिए ना, प्रोग्राम उर्दू का, बिल्कुल 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 और बिल्कुल। एक पंजाबी की। और हम्म, वो जो वो है डाइटिंग वाली नज्म जिसको आपने कहा, हम्म, वो मैं सुनाता हूँ वो भी। लेकिन पहले मैं सुनाता हूँ आपको एक नज्म उर्दू की, जी जी। मरीज और मसीहा। अच्छा। अच्छा, मेरी जो शायरी है, जैसे मैंने अभी कहा कि कौमी सोच उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होती है। तो वो हम्म, गालिब ने भी कहा था कि चलता हूँ थोड़ी दूर हर एक राहरों के साथ, हम्म, पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। और हम सही। आज तक नहीं पहचान रहे राहबर को, जिसे राहबर बनाते हैं, लीडर बनाते हैं। पता वो चलता है रहबर वाटर कूलर निकलता है। थोड़ी दूर जाकर पता चलता है मंजिल तो बहुत दूर, मंजिल कह के इसको तो रास्ते का भी इल्म नहीं है कि कितनी। तो वो मैंने उसको मरीज और मसीहा, आप समझ सकते हैं अच्छा। मरीज कौन है। और जी जी, बीमार हो बिल्कुल। के मैं जो गया डॉक्टर के पास, हम्म, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। वाह हैरान वाह हुआ वाह। ये सुन के, बीमार हम्म, हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। और वाह वाह वाह। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ यहाँ, आए थे हाँ, इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे हाँ, मुशाविरत ये हाँ। हाजिके जमां, लेकर उफ, गए हुए हैं किसी होमियो के। ये हो गया। सही। नाचार सही। होमियो की तरफ उठ गए कदम। नाचार वाह। होमियो, मैं तो मरीज हूं। हम्म, नाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो हम्म, पाट कर गलियों के पेचो खम। बोला ये हम्म। बालका कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। ये है हमारा हाल। और आखिरी बंद है कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर। आखिरी बंद है, सर्कल पूरा हो गया है। पीर के बाद कुछ नहीं रहता कि हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर। तीनों खड़े हुए थे पकड़ के गली में सर, सुनकर मुरीद खास पीर का, सुनकर मुरीद खास बड़े डॉक्टर का नाम। बोला पकड़ के घुटनों को अजराहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द मा जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज आम, वो आपके ओहो, मत्थे पे गए हैं अभी अभी। तो ये हाल है, हमारा हाल क्या ये है। बात। ये एक शुक्र है सर्कल कि है पीर, पूरा। वही तो मैं कह रही हूँ कि शुक्र है कि पीरनी के पास नहीं पहुंच गए आप लोग। बस पीर कह लें, पीर नहीं कह लें, और ये ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, अच्छा आपने चलो। फरमाइश की थी, वो जी जी। नज्म है, उसका उन्वान है डाइटिंग। डाइटिंग हम्म, पंजाबी च बोलांगा, डाइटिंग घर घर का मसला है, मेरा भी बड़ा मसला है। सर्दियां अच्छा। गर्मियां बहुत वर्जिश करी दी है, लेकिन कुछ खाबा गिर गया इस करके टेढ़ नहीं काटता। एक दिन नज्म लिखी कि हम्म, पूरा हफ्ता पूरा हफ्ता डाइटिंग करके, हम्म। पूरा हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा। पूरा वाह। हफ्ता डाइटिंग करके वधिया ढिड घटाई दा, ते फिर एक मुफ्त दी दावत खा के ओथे ही ले आई।
पूरा महीना मेहनत करके वधिया ढिड कटाए, फिर एक मुफ्त दी दावत खा के उठन लगिया ढिड शरीफ नू किस्तां विच उठाई, बैठन लगिया मेज दे उत्ते इनू वख बिठाई दा, टुरना होए चलना टुरना होए ते सब तो पहलों इनू अगे लाई दा, रुकना होए ते इहदा सारा जोर ब्रेक बनाई दा, ते सारा जोर छोटे छोटे बच्चियां कोलों, बच्चों का अदब, छोटे छोटे बच्चियां कोलों टिडल तक अखवाई दा, छाती दे नाल छाती दी तां ढिड नाल ढिड मिलाई दा, ते 15 मरले दे स्केर नू 15 मरले पर मुश्तमिल है, 15 मरले दे स्केर नू वेख के जद घबराई दा है, उसे वेले कार च बैठ के पैदल सैर नू जाई, पैदल कार बैठ के पैदल सैर नू जाई दा। असल में ऐसे है कि हर आदमी के साथ एक पेट लगा हुआ है, लेकिन मैंने एक दफा सड़क पे एक पेट जाता हुआ देखा जिसके साथ एक आदमी भी लगा हुआ तो ये आलम ख्वाब में तो की दसा मैं दुनिया कोलों, हाँ कि आखिरी ये शेर है कि की दसा मैं दुनिया तो ये मटका बन जाता है, की दसा मैं दुनिया तो ये मटका किंज लुकाई दा, लम्मी चौड़ी सुथन उत्ते खुला जगा पाई दा, लम्मी चौड़ी सुथन उत्ते 3 शेर और लिखे थे सर जो क्या आपने, मैं नहीं आज पढ़ना चाहता था और खामोश हो गया, लेकिन आपने याद करा दिया, वो गुरेज के 3 शेर, उसे कहते हैं ना कसीदा, और फिर उसके बाद गुरेज आता है, गुरेज दे 3-4 शेर ने कि सच पूछो ते मेरा नहीं है, सच पूछो ते मेरा नहीं है टेढ़े नौकरशाही दा, ये जिसकी तारीफ हुई पेट की, सच पूछो ते मेरा नहीं है टेढ़े नौकरशाही दा, किधरे 21 ग्रेड दा है ते किधरे पूरे 22 दा, ते इसे ढिड दा टिकट कटा के अमेरिका नू जाई, इसे ढिड दा टिकट कटा के जी आपका मजा शऊर देता है, बस वो एक कौमी सोच है, इसे ढिड दा टिकट कटा के अमेरिका नू जाईदा ते कुर्ता चुक के यूएस एड नू एहो ढिड विखाईदा, कुर्ता चुक के यूएस एड नू एहो ढिड विखाईदा, ते आखिरी शेर इनू शर्म नहीं आउंदी, जैसे मैंने पहले इनू शर्म नहीं आउंदी, इनू वेख के जद शर्माईदा, इनू आखिरी शेर इनू शर्म नहीं आउंदी, इनू वेख के जद शर्माईदा, ओए टेढ़े या एक कस आए मिन हैसुल कौम गदाई का कस है, आज की खबर है IMF ने दे दिया, उसने दे दिया, इसने दे दिया, झोली नहीं फैलाएंगे, मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह भी खोलते हैं, झोली भी फैलाते हैं, और फिर आखिर में टेढ़े या एक कस आए मिन हैसुल कौम गदाई। क्या बात है, जी है जी, ये आज आपने कमाल कर दिया सर। एक संगीता गजल सुना दें, वो वाली सर, हर लफ्ज को कागज पे उतारा नहीं जाता। हाँ मैं सुना देता हूँ, पहले एक और कथा सुना दूं इसका कि इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, ये IMF, ये जितने US सीट सब कुछ, और हर हुक्मरान कहता है कि मैंने जान करेंगे इस मर्तबा भी हमसे, हाँ इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर लैंड कर गया है, सही। इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड, या आप रोज सोचते हैं ये
सुनते हैं ग्रे लिस्ट, फलां लिस्ट, ये कर रहा है, ये बिजली महंगी करते हैं, ये आज भी सुन रहे हैं। पहले इस मर्तबा भी हमसे वो हैंड कर गया है, टेक ऑफ करते करते फिर लैंड कर गया है, फिर लैंड कर गया और है। वैसे ही कर रहा है, वैसे ही कर रहा है। अब IMF हमसे वैसे ही कर रहा है, अब IMF हमसे जो 200 साल पहले इंग्लैंड कर गया। 200 साल पहले उसके गुलामी में थे, अब इनकी गुलामी, जो 200 साल पहले इंग्लैंड कर गया है। अच्छा, आपने कहा था संजीदा गजल, तो 3 शेर पेश करता हूँ। तो उससे पहले 2-3 अशार संजीदा पेश करना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, फिर आपकी फरमाइश। एक शेर आ जाएगा बस, ज्यादा नहीं। अदावतें जो, बस वो उतना नहीं, याद भी नहीं होगा जुबानी, हर गजल के 1-1, 2-2 शेर। अदावतें जो किसी की अदू से खत्म हुई, अदावतें जो किसी की अदू से खत्म हुई, जहां कहीं भी हुई गुफ्तगू से खत्म। अदावतें जो किसी की अदू से खत्म हुई, जहां कहीं भी हुई गुफ्तगू से। और एक और शेर गजल का याद आ रहा है कि आपकी ख्वाहिश है बस इतनी, आपकी ख्वाहिश है बस इतनी कि ये साकी रहे, आपकी ख्वाहिश है बस इतनी कि ये साकी रहे, और हम ये चाहते हैं मैं कदा बाकी रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आज के दौर में इतनी कितनी बातें सोचने वाली हैं, आज के दौर में इतनी कितनी बातें सोचने वाली हैं, घर चीजों से भरे हुए हैं, ज़हन सुकून से खाली। वाह 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 वाह, हर चीजों से भरे हुए हैं, ज़हन सुकून से खाली। अभी आपने बात की थी, तो अब मैं वो गजल पेश करता हूँ कि हर लफ्ज को कागज पे उतारा नहीं जाता, हर लफ्ज को कागज पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरे आम पुकारा नहीं जाता। होती है ताल्लुक में कई राज की बातें, होती है ताल्लुक में कई राज की बातें, वैसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है। होती है ताल्लुक में कई राज की बातें, वैसे ही तो इस खेल में हारा नहीं जाता। और तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, जब तक कोई इस राह में मारा नहीं जाता। हाय 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 हाय, क्या बात है। मुकर्रर सर, मुकर्रर। तब तक नहीं खुलते, तब तक नहीं खुलते कभी असरारे मोहब्बत, जब तक कोई इस राह में मारा नहीं जाता। हर लफ्ज को कागज पे उतारा नहीं जाता, हर नाम सरे आम पुकारा नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत शायरी है माशाल्लाह, बहुत। मतलब आप तो हमा जहद शख्सियत हैं, और कहाँ कहाँ से आपके पहलू ढूंढे कि कहाँ कहाँ से आपकी तारीफ की जाए। इसके लिए हमारा एक इंटरव्यू नाकाफी है, इसलिए हम आपसे वादा ले रहे हैं कि हम दूसरे इंटरव्यू में एक दफा और आपको बुलाएंगे और बहुत सारी बातें उसमें भी करेंगे, क्योंकि इसमें तो हमने जरा संजीदा बातें की, उसमें हम आपका सारा जो है मज़ा और मज़ा निगारी पे बात करेंगे कि मज़ा कैसे तख्लीक किया जाता है, और मज़ा को आप माशरे को कैसे सुधारने के लिए उसको जो है वो आराम से, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे शायर जैसे हमारे कतात होते हैं छोटे छोटे अखबारों में, कितने आसानी से वो तंज और मज़ा के साथ माशरे के बहुत सारे मसाइल को सामने ले आते हैं। अच्छा, आपने कभी ये इस तरह के कतात लिखे अखबार में? बहुत बहुत कतात ही तो, कतात जो है ना, मैं इसे कहता हूँ कि ये फास्ट फूड है। जो गजल, जो नज्म है ये डिनर है, जो गजल है ये लंच है, और कतात फास्ट फूड है। बस फौरन आपने चौथे मिसरे में पंच लाइन दी और निकल गए, तो वो तो बहुत लुत्फ। बहुत अच्छा तो लगा। बहरहाल आपका
हमसे हाँ सुनेंगे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपने जज्बा के लिए और प्यारा साहब के लिए कुछ कहना है तो जरूर कहिए, हमारी आवाम हाँ, के लिए कुछ मैं कह लीजिए। बिल्कुल एजाज प्यारा साहब जो है माशाल्लाह, चूंकि वो भी सोशल वर्कर हैं, खिदमत खल्क करने वाले हैं, और मेरा भी चूंकि निजी सतह पे है, वो तो खैर बड़ी सतह पे कर रहे हैं, निजी सतह पे या सरकारी, तो एक तरह की इक्वेशन फिर वो आए यहाँ, तो मुलाकात भी हुई, तो वाकई वो प्यारा सिर्फ नाम के प्यारे नहीं है, वैसे ही बड़े प्यारे हैं, और मेरा ख्याल है कि सबको प्यारे हैं, क्योंकि उनका बिहेवियर, उनका मोहब्बत करने का अंदाज और लोगों के काम आने का, तो ये मेरे लिए बहुत एजाज है कि जज्बा टीवी में उन्होंने मेरा ये इंटरव्यू किया, और आपने इंटरव्यू किया, जो कि खुद भी शायरा हैं, अदब शनास हैं, अदब नवाज हैं, खुद अदीब हैं, तो ये एक दो आदशाह मेरे लिए हो गया, और मैं इसके लिए आपका भी और उनका भी, दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और इंशाल्लाह जैसा आपने कहा एक मज़ा पर अलग से प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ईद भी आने वाली है और हम इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बुलाएंगे। तो सामीन, आपने हमारे इतने अजीम शान मेहमान की गुफ्तगू सुनी, और जाते जाते मेरा वही है कि जज्बा पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। जज्बा पूरे जज्बे के साथ आपको उभरता पाकिस्तान दिखाता है कि हमारे पाकिस्तान में कैसे कैसे गौहरे नायाब मौजूद हैं, ताकि पूरा यूरोप और पूरी दुनिया देख सके कि हम लोगों ने सिर्फ मसाइल ही नहीं, बल्कि ये जो है हमारे जो है मसाइल को हल करने वाले इंसान को भी पैदा किया इस धरती में, और हमें इन पर फख्र है। तो इस शेर के साथ मैं इस प्रोग्राम का एंड करती हूँ कि जिंदगानी का क्या भरोसा है, रातों को बहाल रखिएगा। जिंदगानी का क्या भरोसा है, रातों को बहाल रखिएगा। मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ, आप मेरा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया बहुत सर। अच्छे। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज।